गुज़िश्ता साल यूपी में योगी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए मुतनाज़ा इस्दात तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल तमाम अर्जियों को अदालत ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का मौक़िफ़ था कि अब जबकि इस्दात तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है, लिहाजा इसके खिलाफ दाखिल अर्जियों का अब कोई जवाज नहीं रह जाता। अदालत ने तमाम अर्जी गुजारों को मशवरा दिया है कि वो इस्दात तब्दीली मजहब एक्ट के खिलाफ असर-ए-नौ अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने मामले की समाअत के बाद तमाम अर्जियों को खारिज करने का फैसला सुनाया। विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश 2020 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल सभी याचिकाएं जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। इसमें चूंकि अध्यादेश के बाद एक्ट आ गया था, तो एक्ट आने के बाद ये सभी याचिकाएं इन्फेक्चुअस हो गई थी, लेकिन सभी याचिकाओं में संशोधन कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने पाया कि चूंकि याचिकाएं पहले दाखिल की गई हैं, उस वक्त अध्यादेश था और ऑर्डिनेंस के बाद अब जबकि एक्ट आ गया है, लिहाजा इन याचिकाओं के चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, इनको स्वतः ही खारिज हो जाना चाहिए और सभी याचिकाओं को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यूपी में तब्दीली मजहब के मामले में अब एनआईए जांच कर सकती है। इस हवाले से वजारत दाखिला को तहरीरी तौर पर जानकारी दी गई है। वाज़ेह हो कि ईडी भी इस केस को बुनियाद बनाकर तफ्तीश का मामला टेक ओवर कर सकती है। बाराबंकी मस्जिद मुनहदिम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी हुकूमत समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसमें साबिक एसडीएम भी शामिल हैं। इन सभी लोगों से कोर्ट ने 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। 2 जजेस की बेंच ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और हशमत अली समेत कई लोगों की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर यह अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि बाराबंकी में 17 मई को गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने एक मस्जिद को मुनहदिम कर दिया था। यह मस्जिद 100 साल पुरानी है और इसको लेकर कभी कोई तनाजा नहीं हुआ था। मालिक और भिवंडी पावरलूम सनत के बहरान के मुतालिक बुनकरों के मुख्तलिफ वफ्द ने काबीनी वजीर टेक्सटाइल असलम शेख से मुलाकात की और पावरलूम को मदद फराहम करने के मुतालिक पुरजोर मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने काबीनी वजीर बराए टेक्सटाइल असलम शेख और शिवसेना से वजीर ज़राअत दादा भोसे से पावरलूम बहरान को लेकर खास बातचीत की। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल सनत जो है वो बहरान का शिकार है। बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। डेलीगेशन मिलने के लिए आ रहे हैं मालेगांव के और धुलिया के और मुख्तलिफ इलाकों के। ये प्रॉब्लम जो है वो कब तक हल हो सकते हैं? असलम शेख साहब हमारे साथ हैं और दादा भूसे जो कि कृषि मंत्री हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कब तक ये प्रॉब्लम हल हो सकते हैं? देखिए, ये जो मसला है, कुछ मसले ऐसे हैं कि जिस पे हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ मसले ऐसे हैं जो पीढ़ियों से चलते चले रहे हैं। दादा से आ गए बेटे पे, बेटे से आ गए पोते पे, कई जगह पे परपोते तक आ गया। तो इसीलिए आज इनसे बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हम वहाँ पे जाएंगे, इनके सारे मसले समझ के लेंगे। जो हमारे मंत्रालय के लेवल के कि उसको हम तुरंत करेंगे। जो सरकार के लेवल पे नई कुछ पॉलिसी बनाना है, उनसे हमने कहा है कि क्या होना चाहिए, उसको करेंगे। प्लस हमने हमारे अच्छे सीनियर्स लोगों को भी हायर किया है कि बाकी के राज्यों में जहाँ पे टेक्सटाइल थोड़ी बेटर कर रही है उसको स्टडी करेंगे। उस लेवल की पॉलिसीज हमारे महाराष्ट्र में लाके उसको इम्प्लीमेंट करने का हम कोशिश करेंगे। सर, ये पॉलिसी बनना तो जो है वो टाइम लग जाएगा, लेकिन तुरंत राहत क्या मिल सकती है पावरलूम सेक्टर में? क्योंकि 2.5 लाख मजदूर हैं मालेगांव में और 2.5 लाख मजदूर जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। तुरंत सब्सिडी के नाम पे, मदद के नाम पे क्या कर सकती है मिनिस्ट्री, ये बताइए। सब्सिडी तो ऑलरेडी हम हज़ारों करोड़ की इलेक्ट्रिक की इनको दे रहे हैं। आगे भी हमने जो है एक प्रस्ताव बनाया है कि 75 पैसे की सब्सिडी और बढ़ा के देने की मांग हमारी जो है डिपार्टमेंट में चालू है। आने वाले कुछ दिनों में जो है वो कैबिनेट पे आएगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा कि पास होना है कि नहीं होना है। तकलीफ से गुजर 6 महीने का पावर बिल माफ़ करने की बात कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भी जो है वो आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। क्या 6 महीने का पावर बिल माफ़ हो सकता है? कुछ राहत मिल सकती है इनको? क्योंकि कोरोना काल में ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो तबाह होकर रह गई है। इसके ऊपर सारी निवेदनें आ चुकी हैं और डेफिनेटली इसको जो हम मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और कैबिनेट में इसकी चर्चा करेंगे। दादा भूसे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कृषि मंत्री हैं। सर, एक बात ये मैं जानना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे की जो इमेज है पूरे महाराष्ट्र में,
वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की इमेज है यहाँ पर महाराष्ट्र में। लेकिन जो पावर लूम के जो सेंटर्स हैं, मालेगांव, इचलकरंजी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, यहाँ की जो हालत है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो इमेज है उस पर सवाली निशान दिखाई दे रहा है। तो आपका क्या रोल होगा इस पे, ये मसले को हल करने के लिए? पावरलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारतवर्ष में उसका प्रॉब्लम चल रहा है। तो मुख्यमंत्री महोदय के छवि से इसको जोड़ा नहीं जा सकता। ये सही बात है क्या कोरोना की पार्श्वभूमि में बहुत सारे क्षेत्र में मसाइल निर्माण हुए हैं, रोजगार का प्रश्न निर्माण हुआ है। जैसे कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मित होता है, उसके ही साथों साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मित होती है। आज यहाँ पर जो भी शिष्टमंडल आया था, कुछ मसाइल ऐसे होंगे क्या मंत्री महोदय के माध्यम से ही उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इनका ये आश्वासन है, इनका ये कहना है कि इस मसले को हल किया जाएगा। पूरी निगाहें, पूरी आंखें जो है वो लगी हुई है उद्धव ठाकरे की तरफ कि वो तत्काल में फ़ौरन में क्या राहत दे सकते हैं। और ये किसानों के बाद सबसे ज़्यादा जो पावरलूम सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, उसको क्या राहत मिल सकती है। तो उधर पावरलूम और टेक्सटाइल के मसाइल को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के हमरा एक वफ्द काबिनी वजीर बराए टेक्सटाइल असलम शेख से मुलाकात करते हुए फौरी राहत फराहम करने का मुतालबा किया है। ढाई लाख नहीं 5 लाख के करीब आज मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। उसी सिलसिले में आज एक डेलीगेशन आया था। दादा भूसे साहब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं, कृषि मिनिस्ट्री हैं, हम लोगों ने असलम शेख साहब से मुलाकात की। इनकी गुफ्तगू से हम लोग इस हद तक मुतमईन है कि जो मामला मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो तुरंत हल करके देने की बात इन्होंने की है। वो मंगल के रोज से बेमुद्दत बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए हम लोग का एक पूरा डेलीगेशन आज यहाँ इनसे आके मुलाकात किया है और इनको हम लोगों ने 2 मेमोरेंडम दिए हुए हैं। एक जो स्टेट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक अलग मेमोरेंडम दिया गया और उनसे मुताबिक इनसे बात हुई है। दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो मेमोरेंडम इनको इसलिए दिया गया ताकि ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको रिकमेंड करें और उसमें सहूलत दिलाएं। रियासत महाराष्ट्र में पावरलूम सनत भी अब दम तोड़ने लगी है। गैर ममालिक से बरामद होने वाले सस्ते यान और महंगी बिजली घरेलू सनतों का गला घोंट रही है, जिसके सबब भिवंडी में आज एक पावरलूम मालिक ने अपने कारखाने में बनाया हुआ कपड़ा सड़क पर जलाकर अनोखा एहतिजाज दर्ज किया। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में मुस्लिम मोहल्लों में कोरोना टीकाकारी को लेकर सुस्त रवि की शिकायत की जा रही, लेकिन जब कोरोना टीकाकारी का मुस्लिम मोहल्लों और मसाजिद में खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया तो मुस्लिम मर्द और खवातीन का जोश देखकर सभी हैरत में रह गए। कोरोना टीकाकारी के लिए चलाई गई अवामी बेदारी के बाद न सिर्फ मसाजिद में लगाए गए कैंप में बल्कि दूसरे टीकाकारी कैंप में भी लोगों को टीकाकारी के लिए इंतजार करते हुए देखा गया। कोरोना के खात्मे के लिए टीकाकारी को लोग न सिर्फ लाजमी बता रहे हैं बल्कि इसे वक्त की जरूरत से भी ताबीर कर रहे हैं। क्या कहते हैं लोग, आप भी सुनिए। भोपाल से नजूर शहर भोपाल श्री जमील खां एसडीओ साहब के निर्देशन में यहाँ पर कैंप रखा गया। ये गुरु नानक कॉलोनी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लोग इसके पूर्व वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे संस्था के प्राचार्य और सेवा संस्थान द्वारा अथक प्रयास किया गया। प्रयास करने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आया। कोविड-19 की जो ये अजीम बला आई है उसकी हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन नहायत ज़रूरी है। हम सब ने यहाँ बढ़ चढ़कर इस महाअभियान में, टीकाकरण महाअभियान में हिस्सा लिया है। तमाम जिम्मेदारों ने वैक्सीनेशन कराया है और यहाँ पर आकर जो है टीका लगवाया और लोगों को, आवाम को प्रोत्साहित किया
कि वो भी बिना खौफ बिना उसके जो है आकर यहाँ जो है टीका लगवाएं, जो कि हमारे मुल्क और हमारे शहर की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा रहा जिंदगी के सवाल। दर्द हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। दूसरों को सलाह देना चाहेंगी आप? देंगे, सबको बुला लिया मोहल्ले से। चलिए ठीक है। और आपके घर में सबने लगवा लिए? लड़के भी लग गए। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है। उन लोगों को आप जागरूक करना चाहेंगे? आ जाएंगे, उनको भी लगवा देंगे। एक और महिला जुड़ी है हमारे साथ। आपको कैसा लगा वैक्सीन लगवा के? अच्छा लगा। अच्छा लगा। दूसरों को सलाह देना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, अच्छी बात है ये तो। आपके घर में सबने लगवा ली? हाँ, सबने लगवा लिया हमारे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक जानिब जहां बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, वहीं कोरोना टीकाकारी के साथ सियासत भी जारी है। कांग्रेस के जरिए भोपाल में कोरोना टीकाकारी के जानिब आवाम को रागिब करने के लिए टीकाकारी के साथ 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त देने की स्कीम शुरू की गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर पीसी शर्मा के मुताबिक भोपाल में टीका लगवाएं 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त पाएं का जहां नारा दिया गया है, वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के साथ बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। वैक्सीन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ये तो अभियान है। और पर्ची दे रहे हैं उनको एक उत्प्रेरक के रूप में कि ये डीजल पेट्रोल के भाव 100 रुपये पार कर गए हैं। 111 अनूपपुर में, और ये बढ़ता जा रहा है। तो ये महंगाई के खिलाफ भी एक संकेत है। और मध्य प्रदेश में जो सरकार है शिवराज जी की, सबसे ज़्यादा वेट टैक्स है इसमें। कोरोना का टैक्स भी लगाया था, कोरोना के लिए खुल जाते हैं बाजार, लेकिन टैक्स खत्म नहीं होता है। अकोला जिले में बदनवानी और कालाबाजारी की सतह को जांचने के मकसद से जिले के राब्ता वजीर बिच्छू कड़ू ने एक स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने एक मुस्लिम शख्स का रूप अख्तियार कर अलग अलग दफ्तरों में खुफिया तौर पर छापे मारे। अगरचे उनकी इस कोशिश को कुछ लोग मुस्बत पहलू से देख रहे हैं, ताहम कुछ लोगों ने इस बहाने वजीर साहब को मुस्लिम इशूज की तरफ ध्यान देने की भी सलाह दे डाली। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोग अपने तबसरे कर रहे हैं। बिच्छू कड़ू ने अपने इस खुफिया छापे में महकमे पुलिस, महकमे राशन, सरकारी बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और गैर कानूनी तौर पर गुटखा फरोख्त करने वाले पान मसाला दुकान वगैरह को निशाना बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा पुलिस महकमे के अफराद मशकूक पाए गए। इस मामले में पातोर शहर के एक पुलिस मुलाजिम को मुअत्तल भी कर दिया गया। मनपा आयुक्त और तहसीलों में जाके जो अधिकारी भ्रष्टाचार के काम कर रहे थे, उनका स्टिंग ऑपरेशन किया। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने मुसलमानों का किरदार निभाया, उसी तरह अपनी सरकार से वो मुसलमानों को 5% आरक्षण दिलाएंगे। हर महीने के अंदर, हर 6 महीने के बाद हम ये जो वेशभूषा करके आगे जाएंगे, कभी मजदूर बन के, कभी किसान बन के, कभी ऑटो वाला बन के, अभी अब्दुल है तो कभी गंगाराम बन के जाऊँगा। लेकिन प्रशासन पर हमारा जो अंकुश है वो दिन में दिन बढ़ते जाएगा और इसी तरह से आगे कार्रवाई होती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र में इंतखाबात में ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन पर फैसला सुनाया था, जिसके बाद रियासत में ओबीसी कोटे से इंतखाबात में कामयाब होने वाले नुमाइंदों के सर पर तलवार लटक रही है। अदालत के इस फैसले के बाद तमाम ही ओबीसी नुमाइंदों को बर्खास्त कर दोबारा इंतखाबात होने का अंदेशा है, जिसके लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। अकोल्याची बैठक घेतल्यानंतर ही माहिती देत आहे की ज्या आघाडी सरकारने एक खूप मोठी चूक केली की ओबीसींचं जे राजकीय अर्थात नगर परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिति, जिल्हा परिषद मधलं जे आरक्षण होतं, महाराष्ट्र में बकरीद की कुर्बानी के ताल्लुक से हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से हिदायत जारी न होने के सबब रियासत के मुसलमानों में बेचैनी फैलती जा रही है। वज़ीर आला महाराष्ट्र की खामोशी के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस के बाहर एहतजाज किया। वाज़ेह है कि सह्याद्री गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी अरकान असेंबली ने बकरीद की कुर्बानी की इजाजत के लिए एहतजाज किया। वो सब मंत्री कहते हैं कि हमारी कुछ चलती नहीं,
हम लोग बेकार है, खाली हम लोग मंत्री बन गए, हमारी कोई बात सुनता नहीं, तो क्या फायदा डेलीगेशन मिल करके। हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी फैसला जल्दी कीजिए, बकरीद में क्या करना है, जानवर आएंगे नहीं आएंगे, कुर्बानी कैसे होगी, क्या होगी, हम भी अपना त्यौहार मना लें। ये इसलिए हम ये कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द एक SOP जाहिर हो जाए। नहीं, मजबूरी में खड़े हैं क्योंकि CM साहब इस तरह से जो है सत्ता के नशे में है, बिल्कुल हमसे मिलना नहीं चाहते, इस मुद्दे पे डिस्कस नहीं करना चाहते। मांग जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की सिर्फ इतनी है कि बैठकर बात करके कि क्या प्रोटोकॉल हो सकता है, क्या गुंजाइश निकल सकती है, वो काम करना चाहिए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी शरद पवार साहब भी बात कर रहे हैं कि मीटिंग लीजिए, मीटिंग नहीं हो रही है आज, इसलिए हमको यहाँ आके प्रोटेस्ट करना पड़ा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी को कोरोना से मुतासरा मुल्क भर के अजला में खिदमत अंजाम दे रही है। कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की हमारी इस मुहिम में आप भी अपना ताउन पेश करें और वैक्सीन की अहमियत से लोगों को वाकिफ कराएं। चलिए देखते हैं कि आज हमारी संजीवनी गाड़ी कहां पर है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक सिक्के के दो रुख हैं। यह सनसनीखेज इल्जाम MIM रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील ने आयद किया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। MP जलील का कहना है कि दिल्ली के फसादात और कोरोना वबा के दौरान केजरीवाल का हकीकी चेहरा खुलकर अवाम के सामने आ गया है और अवाम इन लीडरों से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं, इसलिए हमें दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। वाज़ेह है कि MIM ने दिल्ली असेंबली चुनाव में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। तो मुझे यहाँ पे डरा सकते हैं, यहाँ पे खामोश बिठा सकते हैं, लेकिन लोकसभा दिल्ली का जब दंगा हुआ था उसके अंदर अरविंद केजरीवाल का रोल क्या था, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने किस तरह के बयानात दिए थे, ये वहाँ की आवाम को पूरी तरह से समझ में आया है। लेकिन आज जब हम सिक्के की तरफ देखते हैं तो एक सिक्के के चेहरे के अंदर हमको नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, सिक्के को घुमाकर देखते हैं तो उसमें अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। तो एक ही सिक्के के दो पहलू है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मतलब कोई अलग नहीं है इसके अंदर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली और उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में हिस्सा लेगी, यह ऐलान MIM के रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील ने किया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इम्तियाज जलील का कहना है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में MIM के चाहने वालों की कमी नहीं है। इसी तरह वज़ीर-ए-आला योगी हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में आए थे, अब उनके गढ़ में MIM उतरेगी। MP जलील ने यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी कितने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेगी, ताहम यह जरूर कहा कि पूरी ताकत से यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा। काम ये किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हब्बा कदल श्रीनगर में मिलिटेंट हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर से, मिलिटेंट हमले में एक शहरी की मौत हुई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हलाक शहरी की पहचान उमर नामी दुकानदार के तौर पर बताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में हब्बा कदल श्रीनगर में मिलिटेंट हमला हुआ है। इस हमले में एक शहरी की मौत हुई है और जो शख्स हलाक हुआ उसका नाम उमर बताया जा रहा है और उमर की पहचान दुकानदार के तौर पर की गई है। तो जम्मू कश्मीर में हब्बा कदल श्रीनगर में मिलिटेंट हमला हुआ है। इसमें एक शहरी हलाक हुआ है और जो शख्स इस हमले में हलाक हुआ है उसका नाम उमर बताया जा रहा है। तो हलाक शहरी की पहचान उमर नामी दुकानदार के तौर पर की गई है। आपको बताते चलें कि कल भी एक हमला हुआ था और उस हमले में एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ था और अभी जम्मू कश्मीर के हब्बा कदल से खबर आ रही जहां पर मिलिटेंट हमले में एक शहरी की मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में मिलिटेंटों ने हमला किया है। मिलिटेंट हमले में एक शहरी की मौत हुई है। जो ताजा इत्तलात हैं आपको बताते चलें कि हलाक शहरी की पहचान उमर नामी दुकानदार के तौर पर की गई है। श्रीनगर शहर के बीच में हब्बा कदल का इलाका है और इस हब्बा कदल इलाके में मिलिटेंटों ने हमला किया है। मिलिटेंट हमले में एक शहरी की मौत हुई है। आपको बताते चलें कि हलाक शहरी की पहचान उमर नामी दुकानदार के तौर पर की गई है। तो जम्मू कश्मीर से एक बार फिर हमले की खबर आ रही जहां पर हब्बा कदल
इलाके में मिलिटेंटों ने हमला किया है। इस हमले में एक शहरी की मौत हुई है। आपको बताते चलें कि जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम उमर बताया जा रहा है, जिसकी दुकान इसी इलाके में बताई जाती है। शुरुआती तस्वीरें भी न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुकी हैं। आप एक विंडो में तस्वीरें देख सकते हैं। मिलिटेंट हमले में मारे गए शख्स की तस्वीर है। हलाक शहरी की पहचान उमर नामी दुकानदार के तौर पर बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में हब्बा कदल श्रीनगर में यह मिलिटेंटों का हमला हुआ है। शुरुआती तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईद कुर्बान की आमद है। इस ईद के लिए मुसलमान पूरे जोशो जज्बे के साथ जानवरों की कुर्बानी देते हुए आ रहे हैं। बेंगलुरु के करीब एक ऐसा फार्म मौजूद है जहां के बकरे, मेंढे और दुम्बे हर किसी की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ईद कुर्बा के साथ ही मंडियों में बकरों की बहार आ जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए साहिब निसाब मुसलमान हर साल ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी देते हुए आ रहे हैं। ईद कुर्बा के लिए ये रिवायत रही है कि दमदार, जानदार, शानदार और ऐब से पाक जानवर को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया जाए। बकरीद करीब आ रही है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि खूब से खूब तर, फरबा, जानदार जानवर की कुर्बानी दें। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के करीब वाक़े श्रीनिवासपुर में। यहाँ अलबैक फार्म मौजूद है। यहाँ अगर आप जानवर देखेंगे तो आपका दिल यकीनन खुश हो जाएगा। श्रीनिवासपुर के देहात में वाक़े अलबैक फार्म गुज़िश्ता 10 सालों से कायम है। यहाँ मुल्क और बैरून मुल्क के फरबा जानवर मौजूद हैं। राजस्थानी, उस्मानाबादी, हैदराबादी नस्ल के बकरे, सऊदी अरब के दुम्बे, अफ्रीका की बोर नस्ल के बकरे, इस तरह मुख्तलिफ इकसाम के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। बकरीद के लिए ही खास तवज्जो के साथ बकरों की परवरिश की जाती है। यहाँ 70 किलो से लेकर 200 किलो तक के बकरे मौजूद हैं, जो हर किसी को अपनी तरफ रागिब कर लेते हैं। इस फार्म में सबसे वजनी बकरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, तकरीबन 200 किलो इसका वजन है और इसे बहुत ही लाड़ और प्यार से यहाँ के लोगों ने पाला है। बड़ी ही अच्छे अंदाज में इसकी परवरिश की है। 200 किलो से ज़ायद इसका वज़न बताया जा रहा है। बताइए क्या नाम है इसका? इसका नाम है बाबा और ये है पंजाब बेटल। फ़िलहाल इसका वज़न 200 से 212 केजी के आसपास है और हमारे फार्म का ही नहीं बल्कि इंडिया का सबसे नंबर 1 बकरा फ़िलहाल कंडीशन में यही है। इब्तिदा में शौक के तौर पर ये फार्म शुरू किया गया था। देखते ही देखते मवेशी पालन का ये शौक पेशे में तब्दील हुआ। इस वक्त यहाँ जानवरों की देखभाल के लिए 40 अफराद काम कर रहे हैं। अलबैक फार्म के मालिकान का कहना है कि मुनाफे से ज्यादा कुर्बानी के लिए खूब से खूब तर जानवर लोगों को फराहम करना इनका मकसद रहा है। इस बकरों से बाद में कारवां बढ़ता गया, जानवर भी बढ़ते गए। खुद की ज़मीन है, ज़मीन बना के बाद हम लोग शेड बनाए। इसका शेड बना के आप देख रहे हैं इसका जो वॉल्यूम अभी है, अभी हमारे पास अबाउट 450 नंबर्स हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से है। कि पब्लिक को थोड़ा सा बकरों का टेस्ट कम है तो वो हम शौक जगाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे शौक लग गया ना अगर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हर साल के मुकाबले बनिस्बत इस बार ज़्यादा है कि हमारे इस बार मतलब वक्त से पहले बकरे सेल भी हुए, पब्लिक आई भी ज़्यादा इस बार हमें, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में और हमें इंशाल्लाह इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा बेंगलोर से। रियासत कर्नाटक में अलबैक फार्म के जिम्मेदारों ने नुमायां कोशिश की है। एक से बढ़कर एक जानवर कुर्बानी के लिए तैयार किए हैं और इन्हें खूब पसंद किए जा रहे हैं और इनकी खूब पजीराई हो रही है। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।